नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट भारत पे। आज जो है वो हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन में जो है हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी जो है वो एक साल की तैयारी से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ें, ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस होते जा रही है और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी बीपीएससी में जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसा आपने देखा कि 70वीं बीपीएससी में लगभग अभी 2000 बच्चों का जो है वो चयन हुआ है। 71वीं में भी जो है वो लगभग 1000 से अधिक जो है वो वैकेंसीज़ हैं और सिमिलरली 72वीं में भी जो है वो लगभग 1100 प्लस जो है वो वैकेंसीज़ आई हैं। तो इतनी वैकेंसीज़ किसी भी स्टेट पीसीएस में नहीं आ रही हैं और इसी वजह से हमारे नेबरिंग स्टेट्स और दूर दूर के स्टेट से बच्चे जो हैं वो चुनकर आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो सब नहीं कर पाते हैं। तो बीपीएससी में जो है वो चयन के लिए वो प्रयासरत हैं। तो चाहे वो बिहार के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट हों, सबके मन में ये अभी एक प्रश्न चल रहा है कि बीपीएससी यदि निकालना है तो कितने दिन तैयारी करना होगा। और स्पेशली ये प्रश्न उन बच्चों के दिमाग में ज़्यादा चल रहा है जो 72वीं और 73वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। 71वीं बीपीएससी में तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो हैं जो ऑलरेडी 70th में सिलेक्टेड हैं, या नहीं तो 70th में उन्होंने ट्राई किया था, कुछ मार्क्स में उनका रह गया, या नहीं तो किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो न्यू कमर्स जो हैं वो 71st में बहुत कम है। 72nd और 73rd में आपको न्यू कमर्स बहुत दिखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी को यदि हमें क्रैक करना है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने घंटे जो है वो हमें पढ़ाई करनी चाहिए और किस महीने में कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, और मैंने क्या फॉलो किया वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैंने एक स्पेसिफिक रूल फॉलो किया, क्वाड्रेंट रूल, उसके बारे में भी जो है वो हम लोग इस वीडियो में डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कोई भी जो एक एस्पिरेंट होता है उसके मन में ये सारे सवाल जो है वो आते हैं। पहला प्रश्न क्या आता है कि क्या बीपीएससी क्लियर किया जा सकता है एक साल के प्रिपरेशन में? इज इट सफिशियंट, 1 ईयर इज सफिशियंट टू क्लियर बीपीएससी? क्या बिना कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड के हम लोग कोई स्टेट पीसीएस या बीपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब यदि आप आईआईटी से नहीं हैं, यदि आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, यदि आपने मेडिकल नहीं किया है, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, आप सामान्य किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, तो क्या किसी स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड के बिना हम बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? तीसरा, ये एग्ज़ाम जो है वो 67th बीपीएससी के बाद से निरंतर इवॉल्व होते जा रहा है। 68th में कुछ अलग दिखा, 69th में अलग दिखा, 70th में कुछ अलग दिखा, और 71st में आपने देखा कि मेंस का लेवल जो है वो कहाँ पर पहुँच गया। तो इस एग्ज़ाम को हम लोग अप्रोच कैसे करें, इसके बारे में भी जो है वो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना माइंडसेट जो है वो बनाएं। अब जब हम लोग ये सारा चीज़ माइंडसेट प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कितने घंटे का स्टडी हमें करना है ना, और सबसे अंत में क्या हमें कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है या नहीं है। कोर्स जब मैं बोल रहा हूँ तो वो कोर्स कौन सा होना चाहिए, क्या वो फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए, या कोई गाइडेड मेंटरशिप होना चाहिए, या कोई कोचिंग होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को मैंने जो है वो फॉलो किया है और मुझे जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले हैं इससे, और काफ़ी जो है वो बेटर स्ट्रेटजी है ये। और इस स्ट्रेटजी में सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग प्री प्लस मेंस जो है वो एक साथ इसको हम लोग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेंट रूल मतलब क्या होता है कि जो आपका 1 ईयर है, अभी यदि हम लोग बात करें तो अभी अगस्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आज जो है वो आपका 2 अगस्त है। तो अब यदि हम लोग स्टार्ट करें 2 अगस्त से तो अगले 30 जुलाई तक, है ना, 30 जुलाई तक जो है वो इसका टाइम पीरियड आपका लगभग जो है वो 1 साल का आपके पास टाइम पीरियड है। तो 1 साल मतलब जो 12 महीने का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देंगे। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3-3 महीने का जो है वो एक स्लॉट आ जाएगा, और इस 3 महीने में हम फिक्स कर लेंगे कि हमें करना क्या है। मैंने ये किया है, और नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों के लिए कैसे काम करेगा उसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3-3 महीने का स्लॉट जो है वो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लेना है। तो रिसोर्सेज में कौन कौन से बुक्स फॉलोज करने हैं, कौन सा मैगजीन पढ़ना है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, वो भी अभी जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका माइंडसेट, है ना। माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने स्टार्ट किया, 10 दिन आपने पढ़ाई की,
11वें दिन तक जाते जाते आपका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाए, और 20वें दिन तक जाते जाते आप बोलने लगे कि धो छोड़ो क्या करना है ना, छोड़ ही देते हैं, इससे अच्छा जो है वो कुछ और कर लेते हैं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए कि मुझे ये कर लेना है, और बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे और इस 11-12 महीने के जो शेड्यूल है उसको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से जो है ये है ना डूएबल है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। इस बार 2000 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है, और सभी की स्ट्रेटजी जो है वो अलग अलग हो सकती है, यूनिक हो सकती है। तो आपके ऊपर है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, या आप किसी और के स्ट्रेटजी को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, या आपके पास अपना भी एक बेटर प्लान हो सकता है, या इसी प्लान में आप जो है वो नेसेसरी चेंजेस करके अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो 3-3 महीने का स्लॉट बनाया है, और इस 3-3 महीने के स्लॉट में किस महीने के स्लॉट में आपको क्या कवर करना है उसके बारे में मैंने जो है वो यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह जो पहला 3 महीना होगा उसमें हम लोग को क्या क्या करना है कवर। तो स्टार्टिंग जो है वो हमें कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी से करना है। क्यों? क्योंकि यदि कोई 72nd और 73rd वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है उनका फाउंडेशन क्लियर ना हो, उनको लॉन्ग सिटिंग की आदत ना हो, उनको जो बल्कि बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या फिर स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब पढ़ने का जो है वो अभी हैबिट ना बना हो। तो इसलिए अभी हम लोग स्टार्टिंग के पहले 3 महीने के फेज में हम लोग जो है वो ऐसे रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को थोड़ा ना थोड़ा कंफर्ट जो है वो सबके पास रहता है। मतलब एनसीईआरटी जो है वो हम लोगों ने सब ने पढ़ रखा है, थोड़ा या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हम लोग पॉलिटी की एनसीईआरटी से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी की एनसीईआरटी जो है वो आप लोगों को कौन कौन सी पढ़नी है, 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी और 12th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स का वीडियो जो है वो एक अलग से हम लोग बनाएंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस के लिए, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, साइंस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पॉलिटी में क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th ये तीनों आपको हॉलिस्टिकली पढ़ना है। क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो है वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अभी पॉलिटी का हम लोग का एक वीडियो आने वाला भी है, तो उसमें भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स और कहाँ से कौन से बुक्स जो है वो पढ़ने हैं। तो पहले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ के खत्म कर देना है। उसके बाद इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ना है आपको। कहाँ से, लूसेंट से। लूसेंट जो है वो सर्वमान्य सोर्स है, सब लोग इसको फॉलो करते हैं। इवन जो है वो सिविल सर्विसेज जो तैयारी कर रहे होते हैं प्रीलिम्स के लिए वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। तो हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है लूसेंट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो लूसेंट से आ रहे हैं। उसके अलावा आपको पहले दिन से न्यूज़पेपर एक फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। यदि आप लोग अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं या छात्राएं हैं तो आप लोग जो है वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, दोनों इक्वली गुड है। मैं खुद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो न्यूज़पेपर है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो जनसत्ता पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है। उसके अलावा कोई एक मंथली मैगजीन जो है वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन में आप जो है वो कोई भी एक मैगजीन स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। और इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर्डम ना हो जाए, इसमें बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है। न्यूज़पेपर मैगजीन में तो आपको डेली का कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा, बोर्डम ना हो जाए तो आप साइंस जो है वो भी स्टार्ट कर दीजिए। 6 to 10 का एनसीईआरटी आप लोग खत्म कर दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 75% क्वेश्चन जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रही है वो 6 to 10 एनसीईआरटी से ही जो है वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसको जो है वो समाप्त कर लीजिए, और इसको समाप्त करने के बाद आप 11th-12th बायोलॉजी की तरफ सिर्फ बढ़िए, और उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स की तरफ बढ़िए। जिन लोगों को साइंस में बहुत दिक्कत हो रही है तो हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कंप्लीट सेशन जो है वो डाल रखा है यूट्यूब पर, और बायोलॉजी का रैपिड रिविजन सेशन जो है वो डाल रखा है इसी चैनल पर, आप ही के चैनल पर जो है एजुकेट भारत के चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पहले 3 महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपका एक तरह से बेसिक्स या फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 3 महीने के स्लॉट पे जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आएगा। इसमें आपको इकोनॉमी पढ़ना है। और इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, रिमेनिंग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो डीप इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी जो है वो होता है। तो इसमें आपको 9th-10th जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगा,
उसके बाद आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के। आपको मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उतना इकोनॉमिक्स में पूछ नहीं रहे हैं ये लोग। और इकोनॉमिक्स को भी ये लोग सोसाइटी से थोड़ा मेंस में तो ज़्यादा लिंक करके पूछ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी, माइग्रेशन, वुमेन इंपावरमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं वो। तो इसीलिए सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। वो सिलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें आपको 9, 10th और 11th की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़नी है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और किताब छूने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी का नोट्स भले पढ़ लीजिए रिवीजन करने के लिए, लेकिन 9th में जो है जैसे ड्रेनेज है, फिर उसके बाद क्लाइमेट है, मॉनसून के बारे में चर्चा किया हुआ, इन सब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, अलिनो लालिना है, इन सब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस जो है वो प्री प्लस मेंस में आते हैं। तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है बीपीएससी का। इसको आपको कवर कर लेना है क्लास 9th के एनसीईआरटी से। क्लास 10th के एनसीईआरटी में जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, सॉइल के बारे में है, मिनरल्स के बारे में है, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, हाँ, तो ये जो है वो ये सब आपको जो है वो पढ़ लेना है इससे क्लास 10th में। 11th की ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी है, थोड़ा सा हाई एंड ज्योग्राफी है, थोड़ा समझने में आपको जो है वो मुश्किल हो सकती है, तो आप इसमें रेफरेंस वीडियो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं 11th के ज्योग्राफी के लिए, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको 9, 10th का होना चाहिए। 11th जो है वो एक बार आपका ग्राउंड वर्क क्लियर हो जाए 9, 10th का, तो आप जो है वो ऊपर के वर्क के लिए जो है वो 11th फॉलो कर सकते हैं। तीसरा चीज आपको क्या करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जैसे पाल आर्ट हो गया, पटना कलाम हो गया, मोरेन आर्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है वो मधुबनी पेंटिंग हो गया। ये सब जो है वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, केव पेंटिंग्स हो गए। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर के जो है, इसका आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना है कहीं से पढ़ के, हॉलिस्टिकली उसको पढ़ के उसका नोट्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि उस नोट्स को आप रिवाइज करते रहें और आप मेंस के समय में उस नोट्स में से हूबहू अपने आंसर में जो है वो कॉपी पेस्ट कर दें। न्यूज़पेपर मैगजीन आपको कंटिन्यू रखना है, और साथ ही साथ आपको बिहार स्पेशल जो है वो कवर करना है। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक है वो मैंने डेप्थ में पढ़ा था। कुछ लोग एडिटोरिया पढ़ते हैं, बिहार तथ्य संग्रह, कुछ लोग क्राउन पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट सूटेड लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। हम लोग भी अपने कोर्स में जो है वो बिहार हम लोगों ने स्पेसिफिकली डीपली कवर किया है। तो जहां से भी आपको सही लगता है आपको बिहार स्पेशल जो है वो कवर कर लेना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इतना सारा चीज कर लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल में। इसमें अब क्योंकि क्या है आपका कि ग्राउंड वर्क जो है वो क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहां से ऊपर की काम जो है वो करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा वैल्यू एडिशन होगा। तो इसमें अब हम लोग मेंस की तरफ टारगेट करना शुरू करते हैं ज़्यादा, और लक्ष्मीकांत जो है वो आपको उठा लेना है यहाँ से पॉलिटी के लिए, और सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो उसमें पढ़ जाने हैं। ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक्स में जैसे गवर्नर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से पूछा जाता है। फिर उसके बाद चेंजिंग डायनेमिक्स इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे कास्ट का रोल, क्रिमिनलाइजेशन का रोल, स्पेसिफिकली बिहार के संदर्भ में। उसके अलावा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा जा रहा था। तो ये सब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट रिलेशंस के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर, प्रेसिडेंट के पावर्स और गवर्नर्स के पावर को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत से जो है वो क्या करना है, तो इसको कवर कर लेना है आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में। उसके अलावा साइंस एंड टेक के कुछ स्टैटिक नोट्स हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। साइंस एंड टेक में आजकल क्वेश्चन क्या हो रहा है, डायनेमिक हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। डायनेमिक मतलब कि करंट अफेयर से लिंक करके उस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज, स्टेम एजुकेशन, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमें कभी नहीं पता, बीपीएससी अपने स्टैटिक पार्ट से भी साइंस एंड टेक में उठा सकती है। तो जैसे स्टैटिक पार्ट में क्या सब आता है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब सारा जो है ना, क्रिस्पर कास9, जीन एडिटिंग, है ना, क्लोनिंग, ये सब सारा जो है वो साइंस एंड टेक में आता है। स्पेस प्रोग्राम इंडिया का, तो ये सब जो है वो स्टैटिक पोर्शन है थोड़ा सा, इसको जो है वो अलग से एक आपको नोट्स बना लेना है इन सभी का, और उसमें करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन, उस नोट्स में आपका क्या करता है, धीरे धीरे करते करते आपको वैल्यू एडिशन करते रहना है। मेंस का सिलेबस फिर आपको हिस्ट्री का कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस जो है बहुत डिफाइंड है बीपीएससी में। जीएस1 के पेपर, जीएस1 जो है वो हमारा पेपर 1, उसके सेक्शन 1 में हिस्ट्री आता है, उसमें आर्ट एंड कल्चर और प्लस हिस्ट्री आता है। और हिस्ट्री के लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार बीपीएससी रिपीट करते हुए आ रही है। थोड़ा सा डायनेमिज्म भी आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो रिपीटेड हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर उसके बाद गांधी जी का रोल हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी का रोल हो गया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी के कॉन्सेप्ट्स में जो डिफरेंस था, बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हो गया। फिर उसके बाद और भी इस प्रकार से कई सारे रिवोल्ट हुए, जैसे संथाल रिवोल्ट हो गया, मुंडा रिवोल्ट हो गया। तो ये सब जो है वो फिक्स टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी में लगातार पूछ रही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होता नहीं है। तो ये आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं मेंस के सिलेबस हिस्ट्री के लिए। इसके भी नोट्स जो है वो आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और न्यूज़पेपर और मैगजीन तो आपको जो है वो कंटिन्यू करना है। अब पॉइंट में आता है इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उसको भी जो है वो हमें कंप्लीट कर लेना है। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टैटिक टॉपिक्स में क्या सब आता है, जैसे G20 हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया,
गया, है ना। उसके अलावा फिर जो है वो आपका क्वाड हो गया, ये सब सारे जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है ना। यूनाइटेड नेशंस हो गए, उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो ये सब आपके पास एक उसका हॉलिस्टिक नोट्स जो है वो होना चाहिए, है ना। आपके अपने नोट्स, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ किसी कोचिंग के नोट्स, आप पढ़िए किसी भी कोचिंग के नोट्स, लेकिन उसको एक हॉलिस्टिक अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो गया, इंडिया नेपाल रिलेशन हो गया, एटलीस्ट हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो IR के ये स्टैटिक टॉपिक्स जो है वो इसको भी आपको कंप्लीट कर देना है। बाद बाकी इसमें डायनेमिज्म तो है ही, जैसे उस समय जो चीज़ चल रहा होगा वो आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे ईरान के ऊपर जो है वो अभी अटैक चल रहा था, है ना, वेनेजुएलन क्राइसिस चल रहा था, तो इस टाइप से जो भी उस समय चल रहा होगा वो आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन IR के स्टैटिक टॉपिक्स जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो लास्ट हमारा क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट है हमारा कौन सा, मई जून और जुलाई वाला। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स का ईयरली मैगजीन एक पढ़ लेना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ईयरली मैगजीन आप पढ़ लीजिए, मैंने आई दृष्टि पढ़ा था, उसके साथ जो है वो DHS का डायरेक्ट हिट सीरीज का सौरभ सर का क्लास जो है वो मैंने देखा था, और साथ ही साथ मैंने जो है वो फूल पत्ती वाली क्लास आती है गौरव सर की, उत्कर्ष क्लासेस पे सर पढ़ाते हैं डेली, तो वो मैंने लगभग 7-8 महीने रेगुलर जो है वो देखा था, तो उससे करंट अफेयर्स जो है वो मेरा हो गया था। तो आप इसमें से कोई भी 2 सोर्स फॉलो कर लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक मैगजीन जो है, ईयरली मैगजीन, एडिटोरिया हो गया या कोई भी मैगजीन हो गया, वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, तो सबसे बेस्ट सोर्स है कौन सा, घटना चक्र। क्यों, क्योंकि इसमें PYQ दिए हुए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें से किसी में इनरोल कर दीजिए आप, और टाइम लिमिट में अपने आप को, है ना, सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एट द एंड आपको क्या करना है, तो रिवीजन, है ना, स्टैटिक जितना भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स हैं। नोट्स क्या हैं कि देखिए, इतना चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद बचता है आपका एसे। तो क्या एसे इसमें कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले क्वाड्रेंट से ही आपको एसे के ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि आप PYQs उठाइए और उसमें आपने जितना अभी तक पढ़ रखा है उसके आधार पर आप ये सोचिए, लिखिए कि मैं ऐसे में क्या क्या लिख सकता हूं। प्रॉपर ऐसे मत लिखिए अभी, लेकिन आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये लिखिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं उसमें। एटलीस्ट वीक में 1 से 2 बार आपको खाली समय में आधे घंटे के लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग यदि आप करते रहेंगे तो आपको वो आदत रहेगा, और आपको 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना है। तो 1 साल तक जाते जाते, मैं बोलूंगा आपको 6 महीने तक जाते जाते आप एक बहुत शानदार ऐसे जो है वो लिख पाएंगे। ऐसे के लिए हम लोग अलग से जो है वो सर क्लास लेंगे, वो यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो आप भी देख सकते हैं। उसके अलावा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितना पढ़ना आवश्यक है उससे ज़्यादा जो है वो रिवीजन करना जरूरत है। क्यों, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, आप क्या होगा, भूल जाएंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इससे क्या होता है, लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, और यदि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर वो 1 साल का मेहनत जो है वो आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन रिवीजन उसको करते रहना है। और लास्ट में ये एटीट्यूड हमें नहीं रखना है कि पेपर है हो ही जाएगा, है ना, तैयारी कर रहे हैं हो ही जाएगा। एटीट्यूड ये रखने से क्या होगा, कट थ्रोट कंपटीशन है। इस बार 70वीं BPSC का जो रिजल्ट आया है आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन जो है वो रुक गया। क्यों रुक गया, लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए, 528 मार्क्स पे भी हैं जो मिनिमम कट ऑफ है UR मेल का, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक मार्क्स पर, हर एक मार्क्स पर लगभग जो है वो 40 से 50 कैंडिडेट हैं। तो इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ तैयारी कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। ये माइंडसेट से हमें तैयारी नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टडी आवर्स के ऊपर कि आपको पढ़ना कितने देर है। तो अब देखिए, ये स्टडी आवर जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर सकता है ना। अब कुछ लोग वर्किंग होंगे, हो सकता है उनके पास बहुत लिमिटेशंस होगा, कुछ लोग वर्किंग नहीं होंगे तो उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ लोग नॉन वर्किंग होंगे, है ना। तो इस प्रकार से स्टडी कर, और कुछ लोग का फाउंडेशन बहुत क्लियर होगा, कुछ लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट दे चुके होंगे, उनका कुछ मार्क्स से नहीं हो रहा होगा। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरा सजेशन जो है वो क्या रहेगा वर्किंग और नॉन वर्किंग वालों के लिए, कि जो लोग भी वर्किंग हैं वो मिनिमम 50 आवर्स अ वीक कैसे भी ट्राई करें कि वो कंप्लीट कर सकें। 50 आवर्स अ वीक जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब कि जो ऑफिस में आप करेंगे उसको भी इंक्लूड करके। तो मैं क्या करता था कि मैं अपने ऑफिस में ही जो आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन वाला जो सेक्शन है आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन, है ना, न्यूज़पेपर मैगजीन। तो ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन वाला सेक्शन है ये मैं अपने ऑफिस में ही क्या करता था, तो कंप्लीट कर लेता था, है ना। उसको मैं घर के लिए रखता ही नहीं था। जैसे मैंने कोई मंथली मैगजीन एक खरीदा, उसको मैंने जाकर अपने ऑफिस में रख दिया, और मेरा काम है कि ऑफिस में जाकर मुझे कम से कम डेली जो है उसके 5 पन्ने 4 पन्ने फिक्स कर लीजिए, जितना मैगजीन का थिकनेस है या टॉपिक्स जितने उसमें हैं उस हिसाब से मुझे कर लेना है, और न्यूज़पेपर भी मुझे वहीं पर कर लेना है। तो ऑफिस में आप ये सब कीजिए। बाद बाकी घर पे जो है वो ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो घर पे आप ये जो है वो आप कर सकते हैं।
उसके अलावा जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए लीव्स लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे बहुत सारे लोग अभ्यर्थी हैं जो जानकार हैं, या मैं भी हूँ, मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में लीव्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड लिया था। मतलब मेंस के लिए भी मैंने हार्डली 5 दिन या 1 सप्ताह का लीव लिया होगा पहले, या फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए कोई लीव नहीं लिया था, तो मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन लीव्स जो है वो यदि आप प्लान्ड वे में लेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, और आप इससे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस बार जैसे मैंने लगभग जो है वो 75 से 80 दिन का जो है वो लीव लिया था, मेंस प्लस इंटरव्यू लगा के, तो आपको लीव लेना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर फाइटिंग विद समवन who is sitting whole day at his home or library and she or he is preparing wholeheartedly, और आप ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, घर पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, बैचलर हैं तो घर पे भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सोचेंगे कि मेरा प्रिपरेशन भी हो जाए, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए लीव्स जो है वो प्लान कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने ऑफिसर से कि आपको जो है वो लीव दे दें, है ना, इस हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। नॉन वर्किंग जो लोग हैं उनको 70 आवर्स अ वीक जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप देख लीजिए कि आपको 70 आवर्स अ वीक आप कैसे कर सकते हैं। 70 आवर्स अ वीक इज़ वेरी डूएबल। 10 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है, 24 घंटे में 10 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आवर्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, है ना, जरूरी थोड़ी है कि 70 घंटे पढ़ेंगे तभी जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत तेज होंगे पढ़ने में, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, उनकी फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए ये सब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जितना सिलेबस कवर करना है और जो 3 बार रिविजन का फॉर्मूला है, इतना करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 50 घंटे वर्किंग लोगों को और 70 घंटे नॉन वर्किंग लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इससे कम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यदि कि बीपीएससी निकल जाएगा, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, निकल भी जाए, है ना, लेकिन एक एवरेज कैंडिडेट के लिए इतना यदि वो कर लेते हैं तो 100% जो है वो निकल जाएगा। उसके अलावा जो नॉन वर्किंग लोग हैं उनके साथ चैलेंज क्या है कि वो मार्केट में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स उनको दिखते हैं, कभी एक्स कोचिंग, कभी वाई कोचिंग, कभी जेड कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग का मटेरियल जो है वो उनको दिखता है, बहुत सारे क्लासेस दिखते हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारे लोग डीमोटिवेटिंग टाइप के भी होते हैं कि अरे 15 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है वो लड़का, है ना, उसका कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम आज स्टार्ट किए हो, कैसे तुम्हारा हो जाएगा। तो इन सब से दूर रहना है। एक अच्छा पीयर ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन करना है, कोई एक अच्छा डिस्कशन ग्रुप, 2 लोगों का हो, 3 लोगों का हो, 4 लोगों का हो, जिसमें सबका माइंडसेट जो है वो सेम पेज पे हो। मतलब कि सब लोग जो है वो उतने ही पैसिनेट हो इस एग्जामिनेशन को लेकर जितना पैसिनेट जो है वो आप हो। तो इसलिए एक अच्छा पीयर ग्रुप जो है वो लोगों को पुश करता है और उसको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए जितना आपके आसपास का एम्बियंस, जितना आपके साथ वालों का एम्बियंस अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए प्रोडक्टिव होगा और उतना ही आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो नॉन वर्किंग लोग हैं, वर्किंग लोगों के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनके पास टाइम कम है तो वो रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखते हैं। लेकिन जो नॉन वर्किंग लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर एक साथ फोकस करते हैं, है ना, तो वो आपको नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप PW से पढ़ लिए तो फिर आप जो है वो एडिटोरिया से भी पढ़ रहे हैं, फिर आप जो है वो स्टडी IQ से भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी एक रिसोर्स उठाइए, है ना, जो आपको बेस्ट लगता हो या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो इस रिसोर्स आप उठाइए और उसको जो है वो अच्छे से पढ़ जाइए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो अपने रिसोर्स को जो है वो क्या करिए, तो लिमिटेड रखिए, ठीक है। इतना चीज करने के बाद अब हमारे दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की अपनी जर्नी होती है। कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोचिंग के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोग का माइंडसेट इतना क्लियर होता है कि उनको कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कोचिंग में वो जाते हैं इसलिए जाते हैं ताकि उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। प्रीलिम्स में चले गए, है ना, सेट लगाने के लिए, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए चले गए, इंटरव्यू में मॉक देने के लिए चले गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनमें फाउंडेशनल स्किल्स नहीं है, आंसर राइटिंग में अभी उन लोगों ने कुछ नहीं कर रखा है, एसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहे हैं खुद से। तो वो लोग यदि कोचिंग नहीं लेंगे तो उनको ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनको समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए आपको जो कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया था। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि मैंने जो फाउंडेशन का चीज़ें हैं NCERT प्लस जो दूसरी किताबें वो मैंने खुद से पढ़ी थी और उसके बाद मैंने सिर्फ कोचिंग जो है वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए जो है वो मैंने मॉक्स बहुत सारे जगह जो है वो दिया था। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने जो है वो एजुकेट भारत जो है वो सर के साथ में जुड़ा हुआ था। उसके अलावा मैं एडिटोरिया से भी जुड़ा हुआ था मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और GS हब प्लेटफॉर्म से भी मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ पे भी मैंने जो है वो मेंस आंसर राइटिंग किया है। तो आप कोई भी जो है वो मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल कैपेबिलिटी और पर्सनैलिटी और प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब देखिए, कोचिंग से रिलेटेड कुछ मिथ भी हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग क्या बोलेंगे आपको कि दे गारंटी योर सिलेक्शन, बट दिस इज मिथ। रियलिटी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नो वन कैन गारंटी योर सिलेक्शन, है ना। आपको खुद ही जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके प्रति डिसिप्लिन्ड वे में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा डाइवर्ट वो है
डाइवर्जन है कि हम सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते हैं, है ना। जब भी मोबाइल खोलते हैं या टैब खोलते हैं तब जो है कोई ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स दिखने लगते हैं, पढ़ें क्या पढ़ें नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करके भी अपने क्लैरिटी के साथ भी जो है वो माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट के साथ भी उन्होंने जो है वो इस एग्जाम को क्रैक किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ और वो उन्होंने बहुत मतलब जो है वो गरीब तबके से आकर भी उन्होंने खुद से जो है वो प्रयास करके जो है वो उन्होंने अच्छे रैंक जो है वो प्राप्त किए हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। तीसरा मिथ क्या है, लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सपेंसिव कोचिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं। मैटर मनी नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि क्वालिटी किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नोट्स जो आप चाहिए आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लासेस आपके अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या मेंटर आपके लिए ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो मेन मेंटर है वो सेकेंड इन लाइन मेंटर या थर्ड इन लाइन मेंटर है ना। तो इस प्रकार से क्वालिटी जो है वो मैटर करता है, नॉट द फीस। और लास्ट वन कि हर एक टॉपर जो है वो है ना कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉक इंटरव्यू देने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कोचिंग से वो जुड़े हुए थे और उस कोचिंग को वो क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल क्रेडिट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने मेंस आंसर राइटिंग वहाँ से की, वहाँ से भी उनको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, इंटरव्यू गाइडेंस मिला, वहाँ से उनको सीखने को मिला। बट सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। तो कोचिंग किनको लेना चाहिए? सबसे पहले जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, जिनके बारे में अभी सिलेबस के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, है ना, क्या मटेरियल फॉलो करें, कब आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्या जो है वो करंट अफेयर्स में क्या फॉलो करना चाहिए, इन सब के बारे में नहीं पता आपको, या नहीं तो आपका थोड़े थोड़े मार्क्स से छूट रहा है और आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी आप एक मेंटरशिप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको गाइडेड मेंटरशिप चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जिनको लगता है कि मेरा सेल्फ मोटिवेशन उतना नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 10 दिन में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और 11वें दिन जाकर मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तो वो लोग भी जो है वो एक गाइडेड मेंटरशिप या कोचिंग ले सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कोचिंग प्रेफर करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, इस बार कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ जिनके पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग थे। मेरे नोन में ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रशांत सर हैं, वो अभी जर्मनी में काम कर रहे थे, है ना, तो उनका सिलेक्शन BAS में हुआ इस बार। जैसे सोनू सर हैं, वो ऑलरेडी ITO हैं, है ना, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों के पास टाइम कम है। अब टाइम कम है तो क्या होगा, खुद से मटेरियल्स को कलेक्ट करना, आंसर लिखना, खुद से रिव्यू करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, तो कोचिंग लेते हैं। तो जिन लोगों के पास टाइम कम है वो भी आप कोचिंग लेने का सोच सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो वीक हैं, है ना, आंसर राइटिंग में, वो लोग भी जो है वो कोचिंग ले सकते हैं। मतलब आंसर राइटिंग एक आर्ट है बेसिकली, है ना। आंसर राइटिंग के बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आंसर राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है। तो उस आंसर राइटिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए आपके आंसर में, क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपको जो है वो मेंस ही दिलाएगा, है ना। 900 मार्क्स का आपका मेंस होता है और 900 मार्क्स में यदि किसी भी दिन आपको 460 प्लस यदि स्कोर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। भले इंटरव्यू में आपको कम नंबर भी आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव है, दिन के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर राइटिंग जो है वो यदि किसी का बहुत वीक है या फिर वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनको गाइडेड अप्रोच चाहिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क आता है कौन सा कोचिंग। आप फ्री हैं, कोई भी कोचिंग जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए जिनमें ये सारे फैक्टर्स जो है वो अवेलेबल हो। जैसे जिसका कवरेज जो है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब उनको पता है कि आपको प्रीलिम्स में क्या पढ़ाना है, मेंस में क्या पढ़ाना है, इंटरव्यू गाइडेंस कैसे देना है। तो उसके बाद आपके डाउट्स जो हैं वहाँ पर अच्छे से सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया और फिर सिर्फ आप एक डेटा बनकर रह गए उनके सिस्टम में, मतलब आपका नाम फीड हो गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप उनके लिए एक डेटा बनकर रह गए। आपका कोई भी डाउट हो तो आपके मेंटर से अप्रोचेबल हो और आपका डाउट जो है वो क्लियर हो सके, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है ना, इसमें डाउट्स वेट नहीं कर सकता है सॉल्यूशन का। मतलब यदि आपको आज डाउट आया तो उसका क्लैरिटी आज ही आपको मिलना चाहिए या मैक्सिमम कल तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि कल तक हो सकता है आपके मन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ और डाउट्स आ जाए। तो इसीलिए डाउट सॉल्विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अच्छा पीयर ग्रुप हो वहाँ पर, मतलब कोचिंग में ऐसे लोग हों जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हो तो आपको लगे कि हाँ मुझे इनसे अच्छा करना है, मुझे इनसे अच्छा करना है। अब बहुत सारे कोचिंग्स में आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि अरे मैं ही हूँ यहाँ पर सब कुछ हूँ, और धीरे धीरे फिर आपका डाउनफॉल जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर सीयर कंपटीशन हो आपस में, बहुत अच्छे पीयर ग्रुप आपको मिले, तो ऐसे कोचिंग में आपको ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज जिनका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होना चाहिए। और इवैल्यूएशन में बहुत सारे कोचिंग जो है वो आपको पता ही है, जिन लोगों ने पहले मेंस के आंसर
राइटिंग कर रखी है या फिर जिन्होंने नहीं भी किया है, बहुत सारे कोचिंग जो इवैल्यूएशन के नाम पर सिर्फ गुड, वेरी गुड, है ना, इस टाइप के जो है वो आंसर्स चेक करके दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये इवैल्यूएशन में नहीं चाहिए। इवैल्यूएशन में आपको चाहिए कि यदि आपने इंट्रो लिखा किसी आंसर का, तो इंट्रोडक्शन में और आप क्या लिख सकते थे वो बगल में आपका चेकर जो है वो मेंशन कर दे। आप यदि एसडीजी गोल्स लिखते थे, किसी का कोट लिख सकते थे, कुछ करंट इवेंट्स का हैपनिंग्स लिख सकते थे। आपने यदि आंसर लिखा, उसमें यदि चैलेंजेस वे फॉरवर्ड आपने नहीं लिखा, तो आपका मेंटर आपको बताएगा कि 2 पॉइंट आप चैलेंजेस का डालिए, आप ये डाल सकते थे, वे फॉरवर्ड में आप ये डाल सकते थे। तो गुड इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, ऐसा कोचिंग जहां पे आपको निरंतर मोटिवेशन मिलते रहे। मतलब सिर्फ ये ना हो कि आपने क्लास किया, क्लास खत्म हुई, आप घर गए और जो आपका मेंटर था या फिर जो आपके एजुकेटर थे वो भी घर गए, बस काम खत्म। वहां पे आपको एक निरंतर पुश मिलता रहे। ऐसा यदि कोई भी आपको कोचिंग मिलता है, आप आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब एजुकेट भारत की बात आती है, तो एजुकेट भारत ने भी जो है वो एक कोचिंग इस प्रकार से मतलब मेंटरशिप स्टार्ट किया है 73rd बीपीएससी के लिए, 72nd 73rd के लिए बेसिकली, है ना। इसका नाम रखा गया है PMP प्लस, मतलब पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस। प्लस मीन्स यू विल गेट, है ना, आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। जैसे आपको GS2 GS1 की एक PYQ की फुल हैंड रिटन बुक मिलेगी इसमें आपको, है ना। फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा। इसमें ये पता आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। मेंटर जो है वो असाइन रहेंगे, मेंटर से आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो है इसमें। इसको जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो, है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, है ना, कैसे कैसे मिलेगा, उसके बारे में डिटेल है। और इस QR कोड को स्कैन करके आप ऐप पे भी लॉगिन करके आप जो है उस कोर्स को, है ना, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रियल क्लासरूम है वो आपका स्टडी टेबल है। कोई भी कोचिंग हो, है ना, चाहे एजुकेट भारत हो या कोई भी और कोचिंग हो, विक्टोरिया GS, कुछ भी, कोई भी कोचिंग हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पाथ दिखा सकता है, गाइडेंस दे सकता है। लेकिन जो आपका रियल टीचर है वो कोई और नहीं, आपका कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना इस टेबल फॉर्मेट में, इस टेबल को आप जो है वो हॉलिस्टिकली प्रिपेयर कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर इस टेबल को, तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। ट्रस्ट मी, आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। रैंक हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रैंक में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मीन्स का कॉपी कौन इवैल्यूएट कर रहा है, इवैल्यूएशन के समय में क्या उसके दिमाग में चल रहा था, इंटरव्यू के बोर्ड में आपके कौन लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उस टाइम कौन सा क्वेश्चन पूछा, आपने क्या जवाब दिया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक डिसेंट रैंक के साथ आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो सकता है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें यदि आप तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आप इस प्रकार का और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, जैसे आप टॉपिक्स चाहते हैं कि पॉलिटी में मैं कौन सा टॉपिक्स कवर करूं, इकोनॉमी में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही काम करेंगे। थैंक यू सो मच।